जयपुर में सचिन पायलट के आज होने जा रहे अनशन को लेकर कांग्रेस ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। अनशन को पार्टी विरोधी करार दिया गया। राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ सचिन पायलट के अनशन को लेकर कांग्रेस ने सख्त रुख अपनाया है। कांग्रेस ने कहा है, अपनी ही सरकार के खिलाफ पायलट का आज होने जा रहा अनशन पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा। सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा उठाकर गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन करने का ऐलान किया है। अनशन को लेकर राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बयान जारी करके कहा कि अगर अपनी पार्टी की सरकार के साथ कोई मुद्दा है तो इसे मीडिया में और जनता के बीच ले जाने के बजाय पार्टी के भीतर उठाना चाहिए। अपनी पार्टी के खिलाफ अनशन करना पार्टी विरोधी गतिविधि है। सचिन पायलट ने राजस्थान के स्वाभिमान की बात करते हुए अपने इरादे भी स्पष्ट कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि सभी के विचार का सम्मान होना चाहिए। हम लोग सब एक ही विचार के तो नहीं हो सकते ना, अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग मस्तिष्क हैं, अलग अलग दिल है, अलग अलग दिमाग है। तो जो समझ में किसी को आता है वो अपनी बात कहता है, हर एक की बात का सम्मान होना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने देश की 3 पार्टियां एनसीबी, टीएमसी और सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। लेकिन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। एक रिपोर्ट पर नजर। चुनाव आयोग ने सोमवार को 3 राजनीतिक पार्टियों से उनके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया, जबकि राष्ट्रीय पार्टियों की लिस्ट में एक नई एंट्री हुई है। 3 राष्ट्रीय पार्टियों और 2 क्षेत्रीय पार्टियों से दर्जा वापस लिया गया है। वहीं एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों में निर्वाचन आयोग ने भारत राष्ट्र समिति बीआरएस से आंध्र प्रदेश में और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी से यूपी में क्षेत्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को यह दर्जा मिलने पर पार्टी नेताओं ने खुशी और शुभकामनाओं के ट्वीट किए। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को नागालैंड की स्टेट पार्टी का दर्जा मिला है और त्रिपुरा में स्टेट पार्टी के तौर पर हाल ही में बनी टिपरा मोथा को जगह मिली है। वॉइस ऑफ पीपुल पार्टी का मेघालय में स्टेट पार्टी होने का दर्जा भी छिन गया है। तो वहीं सदस्यता जाने के बाद आज पहला मौका है जब पहली बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने पूर्व निर्वाचन क्षेत्र वायनाड का दौरा करेंगे और इस दौरान वो रोड शो के साथ साथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा से सदस्यता जाने के बाद आज पहली बार राहुल गांधी अपने पूर्व निर्वाचन क्षेत्र वायनाड जा रहे हैं। सूरत की एक अदालत की ओर से 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी ने संसद के निचले सदन की सदस्यता खो दी। ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी उपनाम का उपयोग करते हुए की गई एक टिप्पणी से संबंधित है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक किसी भी सांसद या विधायक को दोषी ठहराए जाने और 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर स्वचालित रूप से अयोग्य घोषित किया जाता है। ऐसे में राहुल को 24 मार्च को एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इससे पहले शनिवार को भी राहुल ने कांग्रेस से बीजेपी में गए नेताओं को लेकर एक स्टिंग ट्वीट पोस्ट किया, जिस पर कई नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। राहुल जी, तो उधर कांग्रेस से बीजेपी में गए नेताओं पर राहुल गांधी के हमले के बाद अब पलटवार का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस से बीजेपी में गए नेताओं पर राहुल ने हाल ही में ट्विटर के जरिए बड़ा हमला किया था। राहुल के इस हमले का अब जवाब आना शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर के जरिए राहुल गांधी पर पलटवार किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल से 3 सवाल किए। उन्होंने लिखा कि आप एक ट्रोल तक सीमित हो चुके हैं, बेबुनियाद आरोप लगाने से फायदा नहीं, ध्यान भटकाने की जगह 3 प्रश्नों का जवाब दो। ओबीसी समुदाय से माफी क्यों नहीं मांगते? न्यायालय पर स्वार्थ के लिए दबाव क्यों बना रहे हैं? आपके लिए अलग नियम कैसे हो सकते हैं कि आप खुद को फर्स्ट क्लास नागरिक मानते हैं? इससे पहले इस मुद्दे पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी मानहानि का केस करने की चेतावनी दे चुके हैं। उधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राहुल की विदेश यात्रा पर कटाक्ष किया है। भारत में विदेश से जो आता है या विदेश का कोई बड़ा व्यक्ति आता है, क्या कभी उसने अपने गृह देश के बारे में बुरी बात कही है? नहीं कही है।
लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ईडी आज एक बार फिर से पूछताछ करेगी। ईडी के सामने पेशी के लिए तेजस्वी दिल्ली पहुंच चुके हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से आज फिर पूछताछ होगी। आज ईडी के सामने तेजस्वी यादव को पेश होना है। पेशी के लिए तेजस्वी यादव सोमवार देर शाम दिल्ली पहुंच गए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम ने नालंदा और सासाराम में हुए दंगों की बात छेड़ी। ये तो जानबूझ करके बिहार में माहौल खराब करना चाहते हैं भाजपा के लोग। दिल्ली पहुंचने के बाद भी तेजस्वी यादव का गुस्सा केंद्र पर कम नहीं हुआ। उतरते ही उन्होंने मीडिया से बात की और एक बार फिर से केंद्र पर हमलावर दिखाई दिए। समझ रहे हैं, हमको एक भाजपा के नेता मिले थे, वो बता रहे थे कि बहुत अति कर दिया है लोग। समझ रहे हैं, तो लोग जनता देख रही है, सब जान रहा क्या है नहीं है। 24 है, चलता रहेगा ये सब। यही बात को हम कई बार बोलने, बार बार एक ही बात करने से कोई मतलब है। पूर्वोत्तर में एलएसी से सटे गांव के दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने किबितू गांव में कैसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का जो शुभारंभ वो किया और इस दौरान कई कार्यक्रम में शामिल कई सारे कार्यक्रम हुए जिसमें वो शामिल रहे। कोई सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं ले सकता, ये एक बड़ा बयान अमित शाह का सामने आया इस कार्यक्रम से। सुनिए जरा। एलएसी पर चीन से चल रही खींचतान के बीच सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल का दौरा किया। अरुणाचल के किबितू गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांवों के प्रति जनता का दृष्टिकोण बदला है। हमारे जवान, हमारी सेना के जवान, हमारे सीमा सुरक्षा अलग अलग बलों के जवान और यहाँ के नागरिक जो सीमा की सुरक्षा करते हैं, उनके प्रति आदर और सम्मान का एक दृष्टिकोण है। अपने भाषण के दौरान गृह मंत्री ने सेना और आईटीबीपी के जवानों की जमकर सराहना की। आज हम गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहाँ पर उपस्थित है। साथ ही गृह मंत्री ने देश की सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित बताया और 4G कनेक्टिविटी को जल्द से जल्द बढ़ाने की बात भी कही। खालिस्तान समर्थक भगोड़े अमृतपाल से अब पुलिस ज्यादा दूर नहीं है। अमृतपाल के बेहद करीबी पपलप्रीत को लेकर पंजाब पुलिस असम रवाना हो चुकी है, जहां उससे पूछताछ की जाएगी। कल गिरफ्तार किए गए अमृतपाल के करीबी पपलप्रीत को आज असम के डिब्रूगढ़ लेकर जाया जा रहा है। पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारी फ्लाइट के जरिए पपलप्रीत को डिब्रूगढ़ लेकर जा रहे हैं। डिब्रूगढ़ में पंजाब पुलिस और देश की तमाम सेंट्रल एजेंसियां पपलप्रीत से अमृतपाल के बारे में पूछताछ करेंगी। स्पेशल ऑपरेशन जो चल रहा था, इसमें हमारे पास वाइटल क्लूज थे, जिसमें पपलप्रीत सिंह जो मेन एसोसिएट है अमृतपाल सिंह का, उसको पंजाब पुलिस ने, खास करके अमृतसर रूरल पुलिस ने कत्थू नंगल एरिया है अमृतसर में, वहां से अरेस्ट किया है। पपलप्रीत ही वो शख्स है जो अमृतपाल का हर राज जानता है, क्योंकि जब से अमृतपाल फरार हुआ वो ही लगातार उसके साथ था। पपलप्रीत पंजाब से लेकर दिल्ली और उत्तराखंड तक कई बार अमृतपाल के साथ देखा गया था। जब अमृतपाल पुलिस से बचकर भाग रहा था, उस दौरान पपलप्रीत और अमृतपाल की सेल्फी भी सामने आई थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पपलप्रीत को जल्द ही असम ले जा सकती है। पपलप्रीत की गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल के जल्द गिरफ्तार होने की उम्मीद बढ़ गई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की आज लिस्ट आ सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि 140 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं, लेकिन करीब 32 सीट्स पर अभी भी पेच फंसा हुआ। बीजेपी नेताओं ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों को फाइनल करने के लिए सोमवार को दिन भर मंथन किया। बैठक में केंद्रीय चुनाव समिति के सामने आए सुझावों को भी शामिल किया गया। सोमवार को दिल्ली में हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा और राज्य के दूसरे नेताओं ने हिस्सा लिया। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक 140 नामों को मंजूरी मिल गई है, जिनका आज ऐलान किया जा सकता है। करीब 32 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, उस पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कोई पत्ता नहीं खोला है। We know and we are confident and May 13th we will talk to Congress leaders after the results.
कर्नाटक में चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 13 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। 10 मई को कर्नाटक विधानसभा के लिए मतदान होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। जी न्यूज़।